Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में दुकानों पर नाम लिखने को लेकर विवाद हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पुराने कानून को दोबारा से सबके सामने रख दिया। सिर्फ 3 जिलों में कांवड़ यात्रा के दौरान नाम लिखे जाने को लेकर विवाद था, लेकिन अब यह पूरे प्रदेश में लागू होगा। क्या है यह कानून और कौन सा कानून है, हम आपको यह बताएंगे। यह भी जानिए कि कैसे बीजेपी के सहयोगी दल ही अब बीजेपी के खासकर उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की आलोचना करने लगे हैं। बीजेपी के भीतर भी असहमति की आवाज थी, लेकिन अब सहमति की आवाज भी पुरजोर तरीके से उठ रही है। आखिर बड़े नेताओं ने, अलग अलग दलों के बड़े नेताओं ने क्यों किया है इसका विरोध और किसने किया है विरोध, यह भी हम आपको बताएंगे। यह भी जानिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने आज लखनऊ में क्या कहा है। क्या उनके बयान से अब मायावती और अखिलेश यादव दोनों की नींदें उड़ेंगी उपचुनाव को लेकर। और आखिर में एक बार फिर केशव मौर्य और अखिलेश यादव के बीच ट्विटर यानी एक्स पर छिड़ी हुई जंग अभी भी जारी है। आज क्या क्या हुआ ये बताएंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात होगी कांवड़ यात्रा की। जी हां, कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर, शामली ऐसे इलाकों से जो कांवड़ यात्रा गुजरती है, उस इलाके में अब सभी दुकानदारों को, खाने पीने का दुकान चलाने वालों को, रेहड़ी पट्टी वालों को, ठेले वालों को, ढाबा चलाने वालों को अपना नाम लिखना जरूरी होगा। अपनी दुकान पर पहचान के लिए अपना नाम लिखना ही होगा। सिर्फ यही नहीं, कर्मचारियों को भी अपने नाम का बैच लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी होटल में या किसी ढाबे में कोई भी कर्मचारी है, उसे अपना नाम लिखना पड़ेगा। दरअसल यह पूरा वाकया इसलिए हो रहा है क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान आरोप ये लगे कि उस पूरी यात्रा में दोनों समुदाय के लोगों की दुकानें हैं और कई बार कांवड़ यात्रा जो लेकर आते हैं दूसरे समुदाय के दुकानों से सामान खरीदने के बाद कई बार इससे सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ जाता है। और पिछले कुछ सालों में हुए घटनाओं के बाद अब सरकार ने यह फैसला ले लिया कि इन 3 जिलों में, खास करके मुजफ्फरनगर और शामली में, हर दुकान, हर रेहड़ी पट्टी वाले, ठेले वाले को, खास करके खाना जो लोग बेचते हैं, फल बेचते हैं, उन्हें अपना नाम लिखना होगा। लेकिन इस पर विवाद बढ़ गया और विवाद इतना बढ़ा कि सरकार को इस पर फैसला लेना पड़ा। इससे पहले यह स्थानीय स्तर पर, पुलिस के स्तर पर मौखिक तौर पर और अनकहे तौर पर यह फैसला हो गया था कि हर कोई अपना नाम लिखना शुरू कर देगा। और निसार, फल वाले, इस तरीके के जितने भी दुकानों की लिस्ट थी या दुकानदार थे, उन्होंने अपने अपने नाम लिखने शुरू कर दिए। लेकिन उसकी आलोचना भी खूब हो रही थी, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर नेता हो। उत्तर प्रदेश में चाहे मायावती हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, सबने इसकी खूब आलोचना की। लेकिन आज सरकार ने 2006 के फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट के तहत अब इसे मैंडेटरी कर दिया। जी हां, मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्र सरकार की तरफ से फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट के तहत यह मैंडेटरी किया गया था कि हर दुकान जहां पर भी खाने पीने का सामान मिलता है, जो ढाबा है, जो खाने पीने के प्रतिष्ठान हैं, जो होटल हैं, उन्हें होटल के नाम के साथ साथ ओनर का नाम, प्रोप्राइटर का नाम, लाइसेंस का नंबर ये लिखना होगा। जब विवाद बढ़ा कि आखिर सिर्फ 3 जिलों में ही क्यों और क्या मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करने के लिए सब किया जा रहा है, तो फैसला तो सरकार का था, अनकहा फैसला था। ऐसे में आज एक मीटिंग होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी शामिल थे, ऐसे लोगों की एक मीटिंग बुलाई क्योंकि
बहुत ज्यादा इस पर हंगामा मच चुका था कि आखिर सरकार ऐसा कैसे कर सकती है कि पंथ और धर्म की पहचान उस यात्रा में खाने पीने वाले ठेलों पर, दुकानों पर हो जाए। अगर कांवड़ लेके जाने वाले हिंदू हैं और बेचने वाले मुसलमान हैं तो फिर ये पहचान ज़रूरी है। सरकार ने अनकहे तौर पर यह गाइडलाइन जारी कर दी थी, लेकिन इसकी इतनी आलोचना हुई कि आज सरकार ने एक पुराने कानून को ही, एक पुराने नियम को ही लाकर सामने रख दिया और बता दिया कि 2006 का जो ये एक्ट है ये पहले से बना हुआ है और इसी को दोबारा रीइटरेट यानी कि दोबारा से सरकार ने जारी कर दिया। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि सरकार जो बिना इस नियम के इसे लागू कर रही थी कांवड़ यात्रा के पूरे उस रूट पे, अब ये पूरे प्रदेश में लागू होगा। यानी कि अब हर रेस्टोरेंट, हर खाने पीने का सामान जहां बिकता है, हर ठेले रेहड़ी पट्टी वालों को जो खाने पीने का सामान बेचते हैं, फल बेचते हैं, उन्हें अपना नाम और उन्हें अगर उनका कोई लाइसेंस नंबर है तो उसे लिखना होगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया। मायावती ने क्या लिखा? मायावती ने इसे साफ तौर पर संविधान के खिलाफ करार दिया है। आप देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाए थे और असदुद्दीन ओवैसी ने इसे एक धर्म के खिलाफ एक प्रचार, एक प्रोपेगेंडा करार दिया था। लेकिन आज यहां तक कि बीजेपी के भीतर जो मुस्लिम चेहरे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए। हालांकि सरकार के बजाय उन्होंने अफसरों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। आप उनके ट्वीट को भी देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे इससे हर कोई असहमत हो रहा था। लेकिन जैसे ही आज सरकार ने पुराना 2006 का फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट के नियमों को सामने रखा, सरकार को भी बोलने का मौका मिल गया। सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया, सुनिए। ये विरोध एक्चुअल में कांवड़ यात्रा का है। ये विरोध खाली इस बात का नहीं है, ये राजनीति इस पर नहीं हो रही है कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के क्या कर रहे हैं। ये सारा विरोध जो है वो कांवड़ यात्रा का विरोध है। ये जो एक मैसेज आप निकल रहा है कि साहब ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए था, तो जैसे जैसे समय समय पर एजेंसियां हमको अवगत कराती हैं, यही पश्चिम यूपी है। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान यहां पर अवैध धर्मांतरण के बड़े मामले आए हुए थे। आदरणीय योगी सरकार ने जब जांच कराई, एजेंसियों ने रिपोर्ट दी, उस पर भी कार्रवाई की गई। बहुत से लोगों को जेल भेजा गया, उन पर कानूनी कार्रवाइयां हुई। क्यों हुई? क्योंकि ये काम हो रहे थे, संरक्षण पाते थे वो लोग पिछली सरकारों का। विपक्ष की जब सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की हो या और सरकारें थी, उन्होंने इनको संरक्षण दिया था। तो ये विरोध जो है ये कांवड़ यात्रा का विरोध है। और हमने एक काम जो आदरणीय योगी सरकार ने किया है वो सबके सुरक्षा की दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से और एक अच्छे माहौल में कांवड़ यात्रा संपन्न हो। योगी सरकार ने तो कह दिया कि अब ये नियम लागू होगा और योगी सरकार ने कहा तो धामी सरकार की तरफ से भी हरिद्वार में ये लागू हो गया। यानी कि कांवड़ यात्रा का जो रूट है, जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली होते हुए हरिद्वार तक पहुंचता है, इसे हरिद्वार में भी लागू कर दिया गया। यानी कि जहां जहां दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं, वहां धामी की सरकार है, यहाँ योगी की सरकार है, और दोनों जगह ये लागू हो गया कि अब कांवड़ियों के पास ये ऑप्शन होगा कि वो दुकानों के नाम देख करके, यानी कि धर्म की पहचान करके वो खाने पीने का सामान खरीदें। जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए इस्तेमाल किया गया है 2006 का फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट। लेकिन इस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के सहयोगी दल ही इस पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। आरएलडी ने यूपी में इस पर अपनी नाराजगी जताई है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने भी इससे सहमति देने से मना कर दिया है, वो भी इस फैसले से नाराज है। आप देखिए इन दलों का क्या है रिएक्शन। इसके अलावा अगर देश भर की बात की जाए तो जेडीयू ने इसका विरोध किया है, कहा है कि ये वापस होना चाहिए। चिराग पासवान जो कि एनडीए के पार्टनर हैं, बिहार से हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। और प्रियंका गांधी ने तो बकायदा इसे साझी संस्कृति यानी कि देश की संस्कृति के खिलाफ करार दिया है। आप देखिए उनके भी रिएक्शन। लेकिन आखिर सरकार ने ऐसा किया क्यों? कई लोग ये मानते हैं कि 10
विधानसभा के उपचुनाव भी हैं और सियासी तौर पर भी ये ध्रुवीकरण करने का एक मामला भी है। ऐसे में हारी हुई बीजेपी के लिए ये एक धार्मिक ध्रुवीकरण का हथियार भी हो सकता है। हालांकि कोई पहली बार मांग नहीं हुई है, पिछले कई सालों से इस तरह की मांग उठ रही थी कि उस कांवड़ यात्रा के रास्ते में कई बार चाहे मीट मछली की दुकानें हों उसे बंद किया जाए या फिर खान पान को लेकर कुछ ऐसे आपत्तिजनक वीडियोस आते रहे जिसकी वजह से इस तरह की डिमांड उठ रही थी। लेकिन बीजेपी को लगता है, खास करके योगी सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसी सियासत दिखाई देती है जो उन्हें फायदा पहुंचा सकती है। हालांकि सरकार का मानना है कि यह सिर्फ और सिर्फ धार्मिक लड़ाई झगड़ों को रोकने के लिए किया गया है कि कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह का टकराव ना हो। अमूमन पहले डीजे बजने पर, खान पान की सामग्री पर इस तरह के बवाल हो जाया करते थे। अब दुकानें, प्रतिष्ठान, ठेले, रेहड़ी पट्टी सब पर अलग अलग नाम और अलग अलग धर्मों की पहचान दिखाई देगी। तो क्या देश, क्या ये राज्य ये पहचान से ध्रुवीकरण तक जाने को तैयार है? सवाल बड़ा है, लेकिन सरकार का ये फैसला वापस होता नहीं दिखाई देता। अब अगली खबर। चंद्रशेखर आजाद रावण आज लखनऊ में थे और लखनऊ में वो दलितों की बस्ती के पास बनाए जा रहे ओवरब्रिज के विरोध में आए थे और उन्होंने आज सरकार से कई सवाल पूछ डाले। खासकर कुकरेल नदी के पास जिन लोगों को विस्थापित किया गया, खासकर जो इसके पहले जो मुस्लिम मोहल्ले के घर टूटे हैं, उस पर उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन सबसे बड़ी सियासी बात जो उन्होंने की वो ये कि 10 विधानसभा के उपचुनाव में उनकी पार्टी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये कई पार्टियों के लिए मुश्किल का सबब भी है। जी हाँ, दलित नेता और दलित पार्टी के तौर पर चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी एक अलग पहचान बनाने में जुटी है और अब ये दलित वोट बैंक में एक अलग तरीके के सेंधमारी की कोशिश होगी। चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को बड़ा करना चाहते हैं। दलित पहचान को लेकर अब दूसरी पार्टी के तौर पर वो मैदान में है। बीएसपी जो अभी तक उपचुनाव से दूर रहा करती थी, इस बार वो भी चुनाव मैदान में आ रही है। तो ऐसे में अब इन 10 विधानसभा के उपचुनाव में 2-2 दलित पार्टियां होंगी जो इस चुनाव में अपने हाथ आजमाएंगी। फायदा बीजेपी को दिखाई दे रहा है कि अगर सब लड़ेंगे सबको वोट मिलेगा और बीजेपी को लगता है कि इसमें उनका सियासी फायदा होगा। सुनिए क्या कहा है चंद्रशेखर आजाद रावण ने। आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी को लड़ो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं और हमारे प्रदेश समाज की वो सभी सीटों पे बहुत मजबूत लड़ेंगे। आज मैंने उनकी तैयारी का भी वो लिया है, उनकी तैयारी सभी सीटों पे होगी। उन्होंने बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी सब तैयार कर लिया है। मजबूत प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद रावण ने साफ कहा कि वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, ना तो वो कांग्रेस ना ही समाजवादी पार्टी। लेकिन आज बसपा को लेकर भी चंद्रशेखर ने बहुत तीखी बातें कही, खासकर मायावती को लेकर। सुनिए। मायावती बीएसपी चीफ हैं, वो भी मौजूद हैं, दलितों की मसीहा कही जाती है लगातार। आप क्या लगता है? समय नहीं लगा होगा, समय नहीं लगा होगा उनके पास, इतना समय नहीं होगा कि इन बस्तियों में आ जाए। ये बस्ती है, इनमें बदबू होती है, गंदगी रहती है। यहाँ उनके आधार पे छोटे लोग रहते हैं यहाँ, तो उनके बीच आना कठिन काम है। ये मेरे जैसा छोटा आदमी आ सकता है, तो इन बस्तियों में, गंदगी में, इनके दुख दर्द, इनके आंसू पूछने के लिए आप हिम्मत रखो, भरोसा रखो। आप ही के घर है, कहीं नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करो, भरोसा रखो अपने ऊपर। नगर और हैदर कलान में डिफरेंस भी आपने बताया कि क्या आखिर वजह है? अब ये तो मुख्यमंत्री को साबित करना है, ये उनके ऊपर सवाल है कि अगर वो पंतनगर को अपना मानते हैं तो इस हैदर कैनाल को भी अपना मानते नहीं मानते, जिसमें 70% दलित समाज के लोग रहते हैं। तो आपने चंद्रशेखर को सुन लिया और अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में आमने सामने हो रहे केशव मौर्य और अखिलेश यादव की। दोनों इस वक्त ट्विटर पर भिड़े हुए हैं।
अखिलेश यादव ने कुछ ट्वीट ऐसे किए हैं जो सीधे केशव मौर्य को लग रहे हैं, यानी केशव मौर्य पर मौज लेने के लिए कर रहे हैं। उधर केशव मौर्य लगातार अखिलेश यादव को अपने ट्वीट, अपने एक्स पोस्ट के जरिए घेर रहे हैं। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ, और ये ऑफर उन्होंने केशव मौर्य की तरफ इशारा करके दिया था। तो केशव मौर्य ने आज ये कह दिया कि उनकी पार्टी अब समाप्त होने वाली पार्टी है और 2027 में उसका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। कहाँ तो केशव मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन अब बंदूक का मुख मुड़ गया है और अब ये केशव मौर्य और अखिलेश यादव के बीच ये सियासी वॉर इस वक्त इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छिड़ा हुआ है। देखिए इन दोनों को कैसे इस वक्त सियासत को लेकर लड़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के ट्विटर पर ध्यान देना होगा, उनका ट्विटर सिर्फ मौज के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए बड़ा सीरियस ऑफर है। पहले देखिए अखिलेश यादव के 2-3 इन ट्वीट्स को जिसमें उन्होंने केशव मौर्य को निशाना बनाया है और केशव मौर्य का जवाब। तो खैर ये सियासत है, अभी चलेगी, लेकिन आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में आरएसएस की एक मीटिंग कल यानी शनिवार को होनी है, जिसमें माना यह जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच की एक समन्वय बैठक होगी, जिसमें अरुण कुमार जो कि सहकारवाह हैं, वो बीजेपी के जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और साथ साथ संघ की तरफ से अरुण कुमार होंगे। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अरुण कुमार आ रहे हैं, 2 दिनों की उनकी लखनऊ की यात्रा है, लेकिन बीजेपी के साथ समन्वय बैठक को लेकर अभी भी थोड़ा संशय बरकरार है। माना यह जा रहा है कि बैठक होगी, लेकिन क्या सचमुच ये बैठक होगी या नहीं, अभी इस पर धुंध के बादल हैं, पता कल चलेगा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।